हो गया स्टार्ट? Okay. Good morning, all of you. This is DLED MP Gwalior first year class. Paper number 1 is going on with me, and unit number 3 we will continue today. 3 and then 4 we will start. ठीक है? So third unit में बेटा हम लोग emotional development last topic हमने करना था जो last रह गया है, and then fourth unit पे हम move करेंगे जहां हम socialization के बारे में बात करेंगे. So आज की क्लास यहाँ से होगी. So let's start the class. Unit number 3, paper number 1, childhood and development of children और इमोशनल डेवलपमेंट. आज का टॉपिक हमारा लास्ट रह गया यूनिट 3 में, इमोशनल डेवलपमेंट बेटा. ठीक है, संवेगात्मक विकास. संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट. सर एक मिनट, इसकी स्क्रीन को छोटा करना, मेरे से गलती से वो एनलार्ज हो गई, फुल हो गई. मैंने ऐसा ना बंद ना हो जाए. ठीक है, तो बच्चे भी वो मैसेज करते हैं तो. सो इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास. सबसे पहले इसका पेज नंबर जो हम लोग कवर कर रहे थे लास्ट टाइम, संवेगों का विकास, संवेग क्या अर्थ होता है इनका. सो संवेग आपका इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 88 और हिंदी मीडियम में पेज नंबर 81. सो जो इमोशन टर्म है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इमोशन जो टर्म है वो लैटिन भाषा के शब्द इमूवेयर से डराइव हुआ है. इमूवेयर से डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू मूव. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? टू मूव. सो जब हम इमोशंस क्या होते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट, जैसे हंसना, रोना, गुस्सा करना, डर जाना. ठीक है, ये सब हमारे इमोशंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, अलग अलग पहलू होते हैं. सो जब इस अवस्था में होता है व्यक्ति, तो क्या होता है कि वो मतलब उद्दीपन, मतलब उसके अंदर एक उद्दीपन जागृत होता है, और वो जो है उसका जो शरीर है, वो जो उसकी जो बॉडी है, वो उसमें चेंज नजर आता है. और एक जो नॉर्मल अवस्था होती है, उस नॉर्मल अवस्था से उसकी अवस्था चेंज नजर आती है. जैसे हम गुस्सा आता है तो चेहरा लाल हो जाता है, और हम जो है हमारा मन करता है फिजिकल हम एक्सप्रेस, मतलब फिजिकली हम जो है अगले व्यक्ति को हिट करने की कोशिश करते हैं. ऐसे ही प्रेम का भाव अलग तरह से प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे डर का भाव अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है. तो इमोशंस इन्हीं अलग अलग एस्पेक्ट्स को कहा जाता है. ठीक है, तो संवेग यानी इमोशंस क्या होते हैं? संवेग एक जटिल भावना की स्थिति है, इसमें गत्यात्मक क्रियाएं होती हैं, या यह वह जटिल व्यवहार है जिसमें अंतरावयव क्रियाएं, मतलब बहुत सारी क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं. एक और डेफिनेशन दी हुई है, देखो इमोशंस का अर्थ क्या होता है? भड़क जाना या उद्दीप्त होना. यानी कि क्या है इसका मतलब? कि कोई एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन को आप जब उसमें एंटर होते हैं, तो उसको देखकर आपका जो रिएक्शन आता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एक तरह से इमोशंस कहते हैं. सो संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव होता है. इसकी उत्पत्ति मानवीय मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, और इसमें व्यवहार, चेतन अनुभव और अंतरावयव क्रियाएं सम्मिलित होती है. यानी हमारा बिहेवियर इसमें चेंज हो जाएगा, हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस उस समय जो हमें मिल रहे होंगे वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो देखो संवेगों की विशेषताएं भी मैंने लास्ट टाइम बताई थी. संवेगों में अनेक प्रकार के आंतरिक और बाह्य परिवर्तन होते हैं, यानी इंटरनली साइकोलॉजिकल चेंज हमें फील होता है, और बाहर से भी हमारा चेहरा लाल हो जाएगा, अगर डर लग रहा है तो माथे पर पसीना आ जाएगा, और खुश हैं तो हमारे चेहरे पे एक रिलैक्सेशन नजर आता है. तो वो सब हमारे चेंज हमारी बॉडी में नजर आते हैं.
इसके अलावा दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, संवेगों के साथ भाव भी संयुक्त होते हैं, यानी जो हमारे इमोशंस होते हैं उसके साथ हमारे फीलिंग्स भी कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे फीलिंग्स, हम क्या फील कर रहे हैं तभी हम उस तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें रोने वाला सीन है, तो हम क्या फील कर रहे हैं, बहुत दुख फील कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हमारी आंखों से आंसू बहने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ संवेगों का प्रदर्शन शिशुओं से भी होता है, यानी जो कुछ इमोशंस होते हैं वो किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जो प्रदर्शन शिशुओं से, मतलब शिशुओं में भी होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं इसमें क्राइंग होता है, तो वो रोकर अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो ज्यादा इमोशंस नहीं होते, लेकिन थोड़े थोड़े इमोशंस सभी में होते हैं। नेक्स्ट आगे आता है, धनात्मक संवेगों से सुख और ऋणात्मक संवेगों से कष्ट की अनुभूति होती है। इमोशंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो जब हम पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं तो उसमें हमें सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस ये मिलता है, और जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसमें हमें पेन और सफरिंग्स ये सब चीजें फील होती है। अगला पॉइंट बताया बेटा, कुछ संवेगों का दमन करने से उनकी तीव्रता बढ़ जाती है, यानी जो इमोशंस होते हैं अगर हम उनको सप्रेस कर देते हैं, उनको हम दबा देते हैं, तो वो और ज्यादा अराउज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा संवेगों से अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उस समय, जिस समय हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हम अपने आप मतलब हाइपर हो जाते हैं, और जरूरत से ज्यादा हम जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर एक गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं और हाईली एनर्जी अपनी जो है रिलीज कर रहे होते हैं, तो अतिरिक्त ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है, और आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो जब कोई नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं, सडन सिचुएशंस होती हैं, तो जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। सो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब इसके आगे बेटा अगला क्वेश्चन जो हमें आज करना है वो क्या करना है, बालकों में संवेगों का क्या महत्व होता है। सो संवेगों का क्या महत्व होता है, ये इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 90 और हिंदी मीडियम में पेज नंबर 82 पर दिया हुआ है। ठीक है, सो पेज नंबर 90 और पेज नंबर 82। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट देखो, संवेगों का महत्व। हम क्या बात करें, हमने मीनिंग पढ़ा और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, क्या फायदा होता है शिक्षा में, इसका क्या महत्व है, या वैसे भी इसका क्या महत्व है, संवेगों का महत्व बच्चों के लिए क्या होता है। तो देखो, अच्छे अनुभव होते हैं, मतलब अच्छे इमोशंस होते हैं तो उनका सुख उससे कनेक्ट होता है, बच्चे क्यूरियस बनते हैं, हैप्पी बनते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसमें बच्चे गुस्से वाले बनते हैं, डर की उनमें अभिव्यक्ति होती है और तनावपूर्ण रहते हैं, आइसोलेट होके रहते हैं। तो इस तरह से इमोशंस का बच्चे के डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, स्टडीज में यह भी देखा गया कि जब संवेगात्मक अनुक्रियाओं की बालकों में बार बार पुनरावृत्ति होती है तो वह उसमें आदत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जब आप एक ही इमोशंस को बार बार, एक जैसे हम खुश रहते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है, फिर हम हमेशा खुश ही रहते हैं। लेकिन अगर एक बच्चे को बार बार गुस्सा आता है तो फिर वो पहले तो वो कम गुस्सा करता है, छोटी छोटी सिचुएशंस पर करता है, पर बाद में वो बड़ी बड़ी, मतलब हर सिचुएशन में वो गुस्सा ही करता रहता है, तो ये आदत के रूप में बन जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है इसलिए हमें जो है ना हमेशा अच्छे इमोशंस डेवलप करने चाहिए ताकि उसकी आदत के रूप में अच्छे इमोशंस जो है वो उसके अंदर डेवलप हों। इसके अलावा थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया, बालक के सभी संवेग और संवेगात्मक अनुक्रियाएं उसकी सामाजिक अंतक्रियाओं को भी प्रभावित करती हैं, यानी ऑल इमोशंस ऑफ द चाइल्ड इंपैक्ट्स अपॉन हिज सोशलाइजेशन। ठीक है, जो बच्चे की सोशलाइजेशन एक्टिविटीज होती हैं, जैसे बच्चा एक दूसरे से मिलता है, बातचीत करता है, तो यहाँ पर भी उसके इमोशंस जो है वो रोल प्ले करते हैं। एक हंसमुख बच्चा होगा वो बहुत सारे लोगों को आसानी से फ्रेंड बना लेगा, लेकिन एक गुस्से वाला होगा, इरिटेटिंग होगा, डरपोक होगा, तो उसको हर कोई और ज्यादा इरिटेट करता है और ज्यादा डराता है और उसके फ्रेंड्स भी जल्दी से नहीं बनते हैं। तो उसके सोशल इंटरेक्शन पर भी उसके इमोशंस का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बालक का जीवन के प्रति दृष्टिकोण संवेगों से प्रभावित होता है। जैसे अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है तो उसके, मतलब उसको छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा होने की वजह से कई बार सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है लाइफ में जिसमें उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। उसका वो जो गुस्सा है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया,
तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उससे जो है ना बहुत ज्यादा ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस का सामना करना पड़ा। तो इसका हमारे जीवन पर भी, जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, जैसे अगर गुस्से वाला व्यक्ति है तो उसको मतलब वो चाहे प्रोग्राम्स है वो भी वो गुस्से वाले देख रहा है, या वो एक लाइक के लिए एटीट्यूड, यानी उससे तो ये लगता है कि हर कोई मुझे गुस्सा ही दिलाता रहता है, दुनिया बहुत खराब है, लोग बड़े गंदे हैं, मतलब इस तरह का एटीट्यूड उसका जो है ना लाइफ के लिए और जीवन के लिए मेकओवर हो जाता है। ठीक है, अगला आ जाता है, बच्चे संवेगों के द्वारा आत्म मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन इवैल्यूएट्स देमसेल्व्स एज वेल एज दे डू सोशल इवैल्यूएशन थ्रू इमोशंस। ठीक है, तो इमोशंस के थ्रू वो सोशल इवैल्यूएशन भी करते हैं और अपने आप अपना भी इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे उन्हें दिखाई देता है कि मैं हंसमुख हूँ, ये बच्चा जो है वो गुस्से वाला है, ये बच्चा तो डरता रहता है, तो हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अपने आप को इवैल्यूएट, जैसे कि या फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तो यार मुझे अब गुस्सा नहीं करना है, तो अपने आप को इवैल्यूएट करना कि मैं इस ग्रुप में हूँ, यहाँ तो सब अच्छे बच्चे हैं, हंसते रहते हैं, तो मुझे भी हंसना सीखना है। तो इस तरह से हम अपने आप को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं और सोशल इवैल्यूएशन भी हो पाता है। इसके अलावा संवेग बालक को क्रियाशील बनाते हैं। ठीक है, दे मेक द चाइल्ड एक्टिव, इससे बच्चा एक्टिव होता है, मांसपेशियों में थकान कम होती है, जैसे अगर हम हंसते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है, हम एक्टिव रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, ये चीजें, और नेगेटिव इमोशंस होंगे तो उसका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा बालकों की संवेगों के कारण बढ़ी हुई क्रियाशीलता यदि व्यक्त नहीं हो पाती तो उनमें वाणी संबंधी दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो अगर बच्चों में जो इमोशंस होते हैं वो ठीक ढंग से एक्सप्रेस ना हो पाए तो फिर हो सकता है कि उनमें स्पीच डिफेक्ट भी आ जाए, तो ये भी कई बार प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। संवेगों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जब इमोशंस कोई भी होते हैं तो दे आर कनेक्टेड विद द फिजिकल चेंज। जैसे गुस्सा आता है तो शरीर में क्या परिवर्तन होता है, चेहरा लाल, आंखें लाल, गुस्सा, बीपी ऊपर हो जाता है, अप हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, सो फिजिकल चेंज आ जाता है। ठीक है, और हमारे हाथ में जो भी कुछ होता है हम सामने वाले पे अटैक कर देते हैं, तो ये सब हमारे अंदर चेंज आ जाता है। जब बालक में कटु संवेग होते हैं तो बालक का अधिगम, पुनर्स्मरण, तर्क क्षमता, ध्यान देने की क्षमता, ये सब क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी अगर नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी लर्निंग पर भी पड़ेगा, उसके रिट्राइवल पर भी पड़ेगा, उसकी रीजनिंग पर भी पड़ेगा, उसके कंसंट्रेशन, अटेंशन पर भी पड़ेगा, तो हर चीज पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट आगे आ जाता है, बालकों के संवेग वह जिस वातावरण में रहता है उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे मतलब उसका जो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है बच्चा, वह भी बच्चे के साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को इफेक्ट डालते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स क्वारलिंग पेरेंट्स हैं, ब्रोकन होम्स हैं, तो वहां पर क्या होगा, या बच्चा खुद ही इस तरह का है तो उसमें चिड़चिड़ाहट आ सकती है, उसमें लाइफ के लिए एक नेगेटिव एटीट्यूड आ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स से हम बच्चे को प्यार मिलना चाहिए और बच्चे को सेफ्टी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जिससे कि बच्चे के अंदर उस तरह के पॉजिटिव इमोशंस डेवलप किए जा सके। ये हो गया बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अब शिक्षा में संवेगों का महत्व, ये इसके साथ ही कनेक्टेड क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, शिक्षा में संवेगों का महत्व। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो अगर बैलेंस्ड इमोशंस होंगे तो बच्चा हर काम को अच्छे से कर पाएगा और पॉजिटिव साइड में होंगे, खुश रहने वाला बच्चा होगा तो वो लर्निंग अच्छी कर पाएगा, वो रिट्राइवल उसमें अच्छा होगा, कोई चीज को उसे दोबारा से माइंड में लेकर आना है तो वो फटाफट ले आएगा क्योंकि वो पीसफुल है, उसमें रीजनिंग पावर अच्छी होगी, ध्यान लगाने की क्षमता यानी अटेंशन अच्छा होगा, वो किसी भी काम को पूरे ध्यान लगा के करेगा। अब सपोज गुस्सा आ रहा हो तो हमारा पूरा ध्यान तो गुस्से में होगा और हम पढ़ने पर ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे। तो बहुत जरूरी है हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, तो बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। इसका एजुकेशन में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, बच्चे की लर्निंग इससे इंप्रूव होगी, रिट्राइवल इंप्रूव होगा, पुनः प्राप्ति से इंप्रूव होगी, तर्क रीजनिंग पावर डेवलप होगी, ठीक है, थिंकिंग पावर इंप्रूव होगी, उसका सोच विचार जो है उसमें पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, ध्यान लगाने की क्षमता यानी
अटेंशन, ये भी अटेंशन स्पैन डेवलप होगा, वो ध्यान अच्छे से लगा पाएगा चीजों पर, और मेंटल एक्टिविटीज अच्छे से कर पाएगा। मानसिक ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे सपोज मान लो आप मैथ्स करते हो तो कैलकुलेशंस माइंड में करते हैं। ऐसे कोई भी काम आप क्लासरूम में, तो जितनी भी चीजें स्टडीज करवाई जाती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वहां सभी पर हम मेंटल एक्टिविटीज बच्चे ज्यादा करते हैं, तो वो मेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बेटा अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक हमने आज जो करनी है बेटा, एरिक्सन की थ्योरी करनी है, साइको सोशल थ्योरी गिवन बाय एरिक्सन। ठीक है, साइको सोशल थ्योरी गिवन बाय एरिक्सन, ये इंग्लिश मीडियम में 93 पेज पर दी हुई है। एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। साइको सोशल थ्योरी, मनोसामाजिक सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में पूछी जाती है। सो एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी अगर कहीं पे किसी को ना मिले, तो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप ये पॉइंट्स बस ऐड कर लेंगे, तो ये थ्योरी जो है वो कवर हो जाती है। तो जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये पॉइंट सिर्फ अगर आप यहाँ पर एड अप कर लेते हैं, तो इसी से ही आपकी ये थ्योरी कवर हो जाती है। ठीक है, सो साइको सोशल थ्योरी, सबसे पहली बात जो है, एरिक्सन के बारे में अगर हम बात करें, तो एरिक्सन जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और उनका जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, ये कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन, क्योंकि पले बड़े यहीं पर। और वैसे बॉर्न कहां हुए थे, बॉर्न इन जर्मन, जर्मनी में पैदा हुए थे। ठीक है, और अमेरिकन 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 साइकोलॉजिस्ट है। सो एरिक्सन ने जो है साइको सोशल थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने माइंड और रिलेशंस, ठीक है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन को बताया कि बच्चे का जो माइंड डेवलप होता है, वो सोशल रिलेशंस, इन दोनों का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। मतलब सामाजिक, मतलब रिलेशनशिप्स की बात की है, और मन मतलब माइंड की बात की है। तो माइंड प्लस रिलेशन, जो संबंध उसके होते हैं, जो समाज होता है, वो एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, और जिससे जो है बच्चे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो जब बच्चा, मतलब जैसे देखो, और जो अवस्थाएं है ना, इनकी थ्योरी का एक और भी नाम है 8 स्टेज थ्योरी, या आप इसमें लाइफ स्पैन थ्योरी भी से कहते हैं, कह सकते हैं, लाइफ स्पैन थ्योरी भी से कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, इन्होंने पूरे जीवन की अवस्थाओं को, जन्म से लेकर मृत्यु तक 8 भागों में डिवाइड किया है, जबकि बाकी थ्योरीज के अंदर सिर्फ जो है एडोलेसेंस तक की स्टेजेस बताई गई हैं, किशोरावस्था तक की अवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन इनकी थ्योरी में 8 अवस्थाओं को जो है वो जीवन भर की पूरी जो अवस्थाएं होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की, उसको इन्होंने 8 भागों में डिवाइड किया है। इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया कि प्रत्येक अवस्था में, अब इसकी विशेषताओं में आप ये पॉइंट्स 5 बता सकते हो जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला पॉइंट, प्रत्येक अवस्था में एक संक्रांति होती है। संक्रांति मतलब एक संकट होता है हर अवस्था में। इन्होंने बताया कि व्यक्ति के सामने एक संकट होता है, बालक के सामने एक संकट होता है, जिसका उसे सामना करना होता है, जिसका उसे सामना करना होता है। ठीक है, एक क्राइसिस होता है जिसको हमें हमेशा फेस करना होता है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे, प्रत्येक संकट में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक गुण होता है, यानी कि आप जो भी संकट, जो भी संक्रांति, जो भी क्राइसिस का आप सामना करते हो, उसमें एक पॉजिटिव क्वालिटी होती है और एक नेगेटिव क्वालिटी होती है। हर संकट का समाधान करते हुए व्यक्ति अगले चरण की ओर चला जाता है। जब एक व्यक्ति उस चीज का सामना अच्छे से कर लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बैलेंसिंग हो जाती है, ट्रेड ऑफ मेंटेन हो जाता है, तो उसके अंदर एक साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होती है। इन्होंने ना हर अवस्था में ये साइको सोशल एक स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति की बात की है, मनोसामाजिक शक्ति जो बालक में हर अवस्था में विकसित होती है, और जब वो शक्ति विकसित होती है तो उस शक्ति के साथ वो अगली अवस्था में एंटर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा
इनकी थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि मैन बॉर्न इन द सोसाइटी डेवलप्स इन द सोसाइटी, वर्क एंड प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। एक बालक, एक व्यक्ति का जन्म समाज में होता है, वो बढ़ता समाज में है, वो कार्य समाज में करता है और उसकी प्रगति भी समाज में ही होती है। तो इसलिए सोशल डेवलपमेंट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। इसलिए सामाजिक विकास अगर हमें उपयुक्त समायोजन करना है तो उसके लिए सामाजिक विकास बहुत ही आवश्यक होता है। तो आगे हम बात करते हैं, इन्होंने जो अवस्थाएं 8 बताई हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं बेटा, हम उसको बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। 8 अवस्थाओं को देखो, आप इसकी जो 8 अवस्थाएं हैं उसे कैसे याद कर सकते हो, ऐसे हम ता, इसका ये नेमोनिक आप याद कर सकते हो, ता, ई, डबल आई और जी, ताई जी हम बोलते हैं ना, ये इसका नेमोनिक याद कर सकते हो। टी stands for trust and mistrust, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। पहला क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा ए में आता है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये 8 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा, दूसरी अवस्था में ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट आएगा, तीसरी अवस्था 4 आई आ जाते हैं, तो 2 आई इधर आएंगे और 2 आई बाद में आएंगे एडोलेसेंस वाली स्टेज में, और उसके बाद 7 नंबर पर जी और 8 नंबर पर ई आ जाएगा। सो अब जो आगे आई वाली अवस्था है 3rd नंबर पर, वो क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 4th आ जाता है फिर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। फिर 5th स्टेज जो आ जाती है वो क्या आती है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। फिर आ जाता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसके बाद आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और फिर आ जाता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। सो ये 8 अवस्थाएं हैं, इनका हिंदी में भी नाम देख लो। पहला जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, स्वायत्तता बनाम और संदेह, ठीक है। और तीसरा आ जाता है संदेह और शंका। तीसरा आ जाता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल क्षमता बनाम दोषिता। फिर आ जाता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसमें आ जाएगा परिश्रम बनाम और हीनता। फिर आ जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम और भूमिका संभ्रांति, ठीक है। फिर आ जाता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी का मतलब क्या होता है, संलग्नता बनाम विलग्नता, ठीक है। फिर आ जाता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जननात्मकता बनाम स्थिरता, और ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, यानी फिर आ जाता है आपका अहम पहचान बनाम निराशा, अहम एकाग्रता, ठीक है, अहम संपूर्णता बनाम डेस्पेयर मतलब निराशा, ठीक है। सो इसका टाइम पीरियड भी दिया गया है, जन्म से 18 महीने का, इसका टाइम पीरियड 18 महीने से 3 साल का, इसका टाइम पीरियड 3 से 6 साल का, इसका टाइम पीरियड 6 से 12 साल का, इसका टाइम पीरियड 12 से 20 साल का, 12 से 20 साल, और फिर आ जाता है 20 से 35 साल का, और फिर आ जाता है 35 से 65 साल, और फिर आ जाता है 65 प्लस टिल डेथ, 65 प्लस टिल डेथ आ जाता है। तो ये 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं
सो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का क्या मतलब होता है? अगर एक बच्चे के पेरेंट्स उसकी अच्छी केयर करते हैं तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है, और अगर पेरेंट्स को किसी कारणवश काम पे जाना होता है, जॉब करनी होती है, वो बच्चे का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं, या उसको उस तरह की सिक्योरिटी नहीं मिल पाती फैमिली में, उस तरह की सेफ्टी नहीं मिल पाती, तो बच्चा क्या फील करता है? इनसिक्योर। तो इस सिचुएशन में उसमें मिसट्रस्ट डेवलप होता है, यानी कि अविश्वास पैदा होता है। अगर बच्चा इस अवस्था से अच्छे से निकल जाता है तो उसके अंदर जो साइको सोशल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, उसका नाम भी आपने याद करना है, दैट इज होप। होप यानी आशा, उसमें आशा विकसित होती है। अब आ जाते हैं इस आशा के साथ वो अगली अवस्था में आता है जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, जो 18 महीने से 3 साल की होती है। इस अवस्था में बच्चा हर काम को अपने आप से करना चाहता है, मैं आप पे ऐसे करना चाहता है, तो हमें उसे ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी है, लेकिन कंट्रोल के साथ करनी है, काम करने देने हैं, लेकिन उसको साथ में ध्यान भी रखना है, उसको की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बच्चे को कोई काम करने नहीं देते, कोई चीज में पहल नहीं करने देते हैं, तो उससे उसमें शेम और डाउट, ये शेम कि मतलब मैं तो कर ही नहीं पाता किसी काम को, सब काम मुझे करे कराए मिल जाते हैं, और डाउट शायद मैं ये काम कर ही नहीं सकता। तो ऐसी चीजें बच्चे में डेवलप होती है अननेसेसरी। तो अगर बच्चा इस अवस्था से भी ठीक ढंग से बाहर निकल जाता है तो उसके अंदर डेवलप होता है बेटा विल। क्या डेवलप होता है? विल। विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, ठीक है, इच्छा शक्ति विकसित होती है। इस इच्छा शक्ति के साथ बच्चा तीसरी अवस्था में आता है जिसमें हम नाम बताते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल क्षमता। इस अवस्था के बच्चे देखो 3 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम नर्सरी और केजी क्लास में डालते हैं। तो नर्सरी और केजी क्लास का जो बच्चा होता है, अगर टीचर उसे कोई सवाल पूछेगा तो इस अवस्था में बच्चा जो है इनिशिएटिव मतलब पहल करेगा, वो जवाब देगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मैं गलत बता रहा हूँ या मैं सही बता रहा हूँ, वो बस पार्टिसिपेट करेगा। और दूसरी तरफ जिन बच्चों को घर में ऑटोनॉमी डेवलप नहीं की गई, उनमें क्या डेवलप होगा? गिल्ट, कि मैं मतलब वो काम को करने में घबराएगा, वो सोचेगा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, मैम तो मुझे गुस्सा करेंगी, मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकता। तो उसकी कॉन्ट्रैरी उसके अंदर गिल्ट डेवलप होगा। इनके बीच में भी ट्रेड ऑफ चलता रहता है, और बच्चा जब इस अवस्था से ठीक ढंग से बाहर निकल जाता है तो उसमें डेवलप होता है पर्पस। पर्पस मतलब उद्देश्य पूर्णता, यानी बच्चे को समझ आता है कि उद्देश्य के अनुसार कैसे क्रियाओं को करना है। इसके बाद बच्चा उस उद्देश्य के साथ अगली अवस्था में आता है जिसे हम बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? परिश्रम बनाम हीनता। सो यहाँ पर बच्चा परिश्रम, जब उसके सामने उद्देश्य एक तरह से फिक्स हो गया, उसको पता है कि मुझे इस उद्देश्य के लिए काम करना है, तो बच्चा उस उद्देश्य के लिए पूरा परिश्रम करता है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे में इंडस्ट्री डेवलप होती है। दूसरी तरफ जिनमें गिल्ट डेवलप हुआ था वो पर्पसलेस होते हैं। पर्पसलेस होते हैं तो इसलिए उनमें क्या आता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकता, उस तरह की हीनता, हीन भावनाएं, पर्पसलेसनेस, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। तो इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ चलता रहता है, और बच्चा जब इनसे बिल्कुल अच्छे से बाहर निकल जाता है तो उसके अंदर डेवलप होता है बेटा कॉम्पिटेंस। क्या डेवलप होता है? कॉम्पिटेंस का मतलब सामर्थ्य विकसित होता है, कॉम्पिटेंस डेवलप होता है, ठीक है। सो अब यहां तक आते आते बच्चा जो है 12 साल का हो जाता है। तो 12 से जो प्लस अवस्था होती है वो एडोलेसेंस वाली होती है। इस अवस्था में सबसे पहला आइडेंटिटी क्राइसिस उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है, पहचान पाने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। तो पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। तो इस अवस्था के जो बालक होते हैं वे पहचान पाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, जैसे उनकी समाज में क्या पहचान है, और उनकी माता पिता के लिए क्या भूमिका है, उनकी टीचर्स के लिए क्या भूमिका है। अगर बच्चा ये सब काम अच्छे से करता है तो उसमें आइडेंटिटी डेवलप होती है। और दूसरी तरफ अगर उसे ये सब चीजें नहीं पता चलती कि मेरी क्या ड्यूटी है, मेरा क्या रोल है, तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर रोल कंफ्यूजन्स पैदा होते हैं। अब इसके बाद आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब देखो इस अवस्था में अगर बच्चा अच्छे से बाहर निकल जाता है तो उसके अंदर क्या डेवलप होता है? फाइडेलिटी। फाइडेलिटी का मतलब होता है कर्तव्य निष्ठता। फाइडेलिटी का मतलब क्या होता है? कर्तव्य निष्ठता। उसके अंदर कर्तव्य निष्ठता विकसित होती है। फिर आ जाता है इसके बाद बच्चा नेक्स्ट अवस्था में जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होता है। इंटीमेसी का मतलब क्या होता है? एक तरह से संलग्नता, मतलब एक तरह से क्लोज रिलेशंस मेंटेन करना,
सो जिस बच्चे ने उसको ये पता है कि मेरा सबके लिए क्या क्या रोल है, देखो ना, इसे ना अर्ली मैरिटल लाइफ भी कहते हैं इस अवस्था को, जो प्रारंभिक जो आपकी जो मैरिज होती है, तो वैवाहिक संबंध होते हैं, उसकी अवस्था भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो अवस्था का टाइम पीरियड 20 साल से 35 साल है, तो इस अवस्था में ज्यादातर मैरिज वगैरह होती है, तो नए रिलेशंस बनते हैं, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, उसके फैमिली मेंबर्स के साथ, और भी समाज में रिश्ते बढ़ते हैं। तो अगर आइडेंटिटी डेवलप हुई थी तो हर एक के साथ आप क्लोज रिलेशंस मेंटेन कर पाएंगे, आपकी इंटीमेसी डेवलप होगी। और अगर आपको पता ही नहीं है कि मेरी क्या भूमिका है दूसरे लोगों के लिए, तो उस अवस्था में आपके अंदर आइसोलेशन डेवलप होगा, आप अपने आप को सबसे कट ऑफ कर लेंगे धीरे धीरे करके। वाइफ से झगड़ा होगा, हस्बैंड मतलब वाइफ है तो हस्बैंड से झगड़ा होगा, रोल नहीं समझ आएगा, मेरी भूमिका सबके लिए, मदर के लिए क्या है, फादर के लिए क्या है, हस्बैंड वाइफ के लिए क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में आइसोलेशन मतलब अलग हो जाते हैं, अलगाव आ जाता है, ठीक है। तो इस अवस्था में भी अगर हम अच्छे से इसको पूरा कर लेते हैं तो व्यक्ति के अंदर क्या डेवलप होता है? लव। क्या डेवलप होता है? लव मतलब स्नेह, प्रेम विकसित होता है। अगर हम अपनी ड्यूटीज दूसरों के लिए अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो हमारे अंदर क्या डेवलप होगा? लव विकसित होता है। फिर बच्चा आ जाता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन अगली अवस्था में। तो यह अवस्था का टाइम पीरियड 35 से 65 साल है। ये वो टाइम पीरियड है जब हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जिन लोगों में इंटीमेसी डेवलप होती है वो सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में उनमें जनरेटिविटी डेवलप होती है, जननात्मकता विकसित होती है, वे अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर जाते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ अपने सेल्फ के लिए सोचते हैं, जो बड़े ज्यादा वो क्या कहते हैं उसको, कि वो बहुत ज्यादा जो है पैम्परिंग होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अपने बारे में सोचने वाले, सेल्फिश होते हैं, तो वो उनमें क्या होता है? स्टैग्नेशन डेवलप हो जाता है, वो किसी के लिए भी कुछ नहीं करना चाहते और उनका वहीं पे रुकाव आ जाता है, ठीक है। तो जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, अगर इस अवस्था से भी हम अच्छे से बाहर निकल जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे अंदर क्या डेवलप होता है? दूसरों की केयर, हम दूसरों की देखभाल, दूसरों की केयर अच्छे से करते हैं। और फिर लास्ट आ जाता है बेटा इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? एक तरह से एकाग्रता, एकीकृत होना, संपूर्णता, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। तो यहाँ पर मतलब देखो ये वो टाइम पीरियड है 65+, हस्बैंड है तो वाइफ की डेथ, अपने प्रियजनों की मृत्यु, या फिर अपने आप ही मतलब अपनी जो फिजिकल हेल्थ है, बार बार डॉक्टर के पास जाना, विजिट करना, ये सब चीजें इसमें बहुत ज्यादा लगी रहती हैं। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि ये सब लाइफ का ही पार्ट है, तो या हम अपने जीवन में जो भी हमने पुराने सक्सेस और फेलियर को हम इवैल्यूएट करते हैं, अच्छे से उनके बारे में सोचते हैं और उससे फटाफट से बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे अंदर डेवलप होगा ईगो इंटीग्रिटी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इन सब चीजों से बाहर नहीं निकल पाते, हम अपने पास्ट इवैल्यूएशन के अंदर मतलब इवैल्यूएट करते समय हम सिर्फ उसकी निराशाओं को सोच रहे हैं और उसके अलावा कुछ और नहीं सोच पा रहे, तो इससे हमारे अंदर डेस्पेयर यानी निराशा पैदा होती है। और इस अवस्था से भी अगर हम अच्छे से फाइट करते हुए बाहर निकल जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर देखो क्या डेवलप होता है? विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धिमता, यानी कि एक तरह से आपके अंदर मैच्योरेशन कह सकते हो, परिपक्वता विकसित होती है इस अवस्था में। सो इस तरह से किस तरह से हमने जो है शुरुआत करी होप से, एक आशा से, और आते आते विजडम तक जो है हमने डेवलप कर लिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आप इसके अगर ये वर्ड्स भी याद करना चाहते हो इसके लिए नेमोनिक क्या हो सकता है? HW होमवर्क होता है, और देखो इसकी शुरुआत HW होमवर्क से है और आते आते लास्ट में CW यानी क्लास वर्क हो जाएगा। और PC होते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स, और इसके अलावा FL फेलियर, ठीक है। सो आप इस तरह से इसके टर्म्स को लर्न कर सकते हो। सो ये इसका नेमोनिक हो गया, इसके साथ ही हमने ये वाली थ्योरी कवर अप कर ली, ठीक है। अब देखो बेटा कुछ आपकी बुक में कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं बेसिक डिसऑर्डर्स? तो पहला आपका ADHD, कुछ बेसिक डिसऑर्डर्स ये भी आपको लर्न करने हैं। एक तो हमने थ्योरी कर ली एरिक्सन की, अब बेसिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जैसे ADHD,
ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बेसिकली ऐसे बच्चों में अटेंशन की कमी होती है, वे ध्यान नहीं लगा पाते और उनकी बॉडी में हाइपर एक्टिविटी होती है, वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते और इधर उधर घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो ये एक कंट्रोल, अपनी इंपल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ADHD। और ये ज्यादातर बॉयज में होता है देन गर्ल्स, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर, ठीक है, EMD। इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर। इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर ये बेसिकली कंट्रोल करता है कि जैसे आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, हंसने को, रोने को, गुस्सा करने को। तो जिनमें इस तरह का डिसऑर्डर होता है वो अपने उस तरह के इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। हंस रहे हैं तो हंसते जा रहे हैं, रो रहे हैं तो रोते जा रहे हैं। तो उनमें ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एंजाइटी। फर्स्ट ADHD, दूसरा EMD, थर्ड एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है? चिंता। सो एंजाइटी क्या होता है? एक तरह का नॉर्मल इमोशन एंड ऑल पीपल फील एंजाइटी एट द पॉइंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, ठीक हो ना? हाँ जी, हाँ जी सर। एंजाइटी, तो एंजाइटी क्या होती है? एक तरह से चिंता और परेशानी। सो जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो एंजाइटी क्या होता है? ऑल पीपल फील एंजाइटी एट सम इंटरफेयर विद देयर डेली लाइफ। जैसे कई बार क्या होता है, जब एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, हमें इनसोम्निया, नींद नहीं आती है, ठीक है। इसके अलावा नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं। ऑल पीपल फील एंजाइटी एट सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट पर उन्हें नेगेटिविटी आती है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट होता है। देखो, नॉर्मल एंजाइटी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल एंजाइटी से कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब आप एंजाइटी को जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो तब हम जो है किसी भी काम को, किसी भी परफॉर्मेंस को हम नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम में एंजाइटी हो रही है तो आपको जो आता होगा ना, आप वो भी भूल जाएंगे। तो यही यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके अलावा OCD, एक प्रॉब्लम कौन सी इसमें आती है? OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी आप जैसे सपोज मान लो आपको एक ऑब्सेशन होगा कि बार बार ये फील होगा कि जैसे मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, और फिर कंपल्सिव मतलब आप क्या होगा, आप बिहेवियर शो करेंगे कि बार बार आप दरवाजा देखने जा रहे हैं कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, फिर आपने चेक किया, लॉक लगाया, फिर आप अंदर आए, फिर दोबारा से ये फील हुआ कि मैंने ताला नहीं लगाया, ये ऑब्सेशन हो गया। और फिर उस ऑब्सेशन को आप सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहे हैं? फिर दोबारा से एक्शन शो कर रहे हैं कि दरवाजा फिर देखने जा रहे हैं, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और एंजाइटी नॉन स्टॉप चलती रहती है। सो आप जिसकी वजह से अननेसेसरी बार बार उस तरह का बिहेवियर जो है आप शो करते हैं। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऐसे लोगों को ये लगता है कि हमने ये काम नहीं किया हुआ और बार बार वो उस काम को क्रॉस चेक करने के लिए बार बार इधर उधर उसे देखने के लिए जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। सो ये हो गए बेटा हमारे जनरल जो कुछ पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया लिखना राइटिंग डिसऑर्डर होता है। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर होता है एक तरह से। डिस्कैल्कुलिया मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है, इन बच्चों को कैलकुलेशंस वगैरह करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, इसे हिंदी में भी यही नाम बोलते हैं, ODHD, OCD यही नाम बोलते हैं। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, बिल्कुल यही नामों से इनको
हिंदी में भी लिखा जाता है, ठीक है। सो इसके अलावा डिस मैमोग्राफिया, ऐसे बच्चों को मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, चीजों को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। ऑडिटेक्सिया, सुनने से संबंधित, हियरिंग डिसऑर्डर होता है, सुनने से संबंधित हियरिंग डिसऑर्डर होता है। तो इस तरह से कुछ ये डिसऑर्डर है जो आपने इस आंसर में बताने हैं, ठीक है। अब इस यूनिट के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। बॉली की थ्योरी, बॉलबी की थ्योरी है ये। बॉलबी के लगाव सिद्धांत पर टिप्पणी लिखो। बॉलबी, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, बॉलबी, बॉलबी की अटैचमेंट थ्योरी। बेटा ये आपका हिंदी मीडियम में पेज नंबर 88 और इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 97 पर दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में पेज नंबर 97, हिंदी मीडियम में 88 पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बॉलबी के लगाव सिद्धांत पर टिप्पणी लिखो। सो बॉलबी का लगाव का सिद्धांत क्या है? सो देखो, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसका अटैचमेंट ये उस लगाव की बात की जा रही है जो अपने पेरेंट्स के साथ होता है बच्चे का, जिसकी वजह से उनको उसके मन में एक सेफ्टी और सिक्योरिटी की भावना होती है कि मेरे माता पिता जो है, मैं उनके साथ अगर हूं तो मैं सुरक्षित हूं। तो इस फीलिंग को ही हम जो है अटैचमेंट कहते हैं। और जब पहली बार हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं या वो अपने माता पिता से अलग होता है, तो उसके अंदर एक सेपरेशन का भाव भी इसके साथ साथ आता है। अटैचमेंट के साथ साथ और क्या आता है, सेपरेशन का भाव भी आता है। इसे बोलते हैं लगाव और इसे बोलते हैं अलगाव, ठीक है। सो पृथक होने का भाव जो होता है वो भी बच्चे के अंदर साथ साथ आता है। तो अब बच्चे को यहाँ पर क्या जरूरी है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड करना जरूरी है कि नहीं, जब मैं आपके पास प्रेजेंट नहीं हूं तो भी जिन लोगों को मैंने आपके लिए मतलब लिया है या आपको स्कूल में भेज रहे हैं या आपको कहीं क्रैच में डाला जा रहा है, तो वो भी पूरी तरह से सेफ है। तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही बच्चे में सेपरेशन का भाव कम होगा, ठीक है। तो हम बच्चे के अंदर ये जो बॉलबी की थ्योरी है उन्होंने यही बताया कि बच्चों में किस तरह से जो प्रथम सेफ्टी और सिक्योरिटी से उसमें अटैचमेंट डेवलप होता है और फिर ये सेपरेशन मतलब किस हद तक अच्छा होता है, और जरूरत से ज्यादा अगर सेपरेशन है तो वो बच्चे को कितना डिस्टर्ब कर सकता है। बस 2 मिनट, लास्ट ही क्वेश्चन रह गया। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखनी होती है। तो इन्होंने देखो, इन्होंने कौन कौन से बिंदु बताए हैं। इनकी थ्योरी में जो पहला पॉइंट बताया गया इस अटैचमेंट और अलगाव को लेकर, वो क्या बताया गया, जैसे पहले मैं इनका पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। बॉलबी के अनुसार लगाव सिद्धांत यह बताता है कि जब बच्चा जगत में आता है तो वो पूर्व निर्धारित रूप से दूसरों से लगाव रखता है क्योंकि वे उसकी जीवित रहने में सहायता करते हैं। यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर पूरी तरह से अटैचमेंट होता है क्योंकि वो पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, अपने माता पिता पर। उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति जो है वो उसके पेरेंट्स के द्वारा की जाती है। और यह बॉलबी क्या कहते हैं, और ये जो चीजें हैं वो उसकी जीवित रहने में मदद करती हैं। बॉलबी का मत है कि लगाव व्यवहार आंतरिक होता है, यह किसी भी परिस्थिति में क्रियान्वित हो सकता है। बच्चे को डराने और धमकाने में, अलग करने पर असुरक्षा और डर में भी देखा जा सकता है। यही जो अटैचमेंट है वो अलगाव में भी बदल सकता है। कैसे? अगर आप बच्चे को जरूर ज्यादा डराते हैं, धमकाते हैं, उसको अनसेफ्टी अनसिक्योरिटी फील होती है, तो उससे वही चीज जो है वो अलगाव में भी विकसित हो जाती है। तो हमें उसे भावात्मक सुरक्षा देना, अटैचमेंट देना, प्रेम स्नेह देना, उसकी जरूरतों का ध्यान रखना, वो उसके अंदर उस तरह का अटैचमेंट डेवलप करता है। अब इन्होंने इस कुछ बिंदु बताया, जैसे पहला बिंदु बताया बच्चे को जन्म से ही एक लगाव की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है, बाय बर्थ ही बच्चे को उस अटैचमेंट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माता के साथ संबंध होता है और बाहरी अन्य किसी के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं होता। मदर का मतलब मदर के साथ जो बॉलबी क्या कहते हैं, केवल बच्चे का
एक व्यक्ति के साथ लगाव एक करीबी रिश्ता बन जाता है और इसके टूटने पर बच्चे में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी अगर बच्चे का वो जो प्रथम लगाव है, फर्स्ट अटैचमेंट है जो उसका मदर के साथ बना है, अगर वो किसी भी कारणवश ब्रेक हो जाता है तो इसका बच्चे के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बहुत ज्यादा। तो ये तो हो गया इनिशियल अटैचमेंट, जिसे क्या बोला गया, जन्म से एक लगाव की आवश्यकता होती है। बालक को जन्म से एक लगाव की आवश्यकता होती है। There's a need of first attachment of child with his parents, ठीक है। सेकेंड, एक बच्चे को प्रारंभिक 2 वर्षों में निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है, ठीक है। There's a need of continuous, मतलब प्रारंभिक ऐसे लिख सकते हो, प्रारंभिक 2 वर्षों में लगाव की निरंतर आवश्यकता। ये जो अटैचमेंट है वो लगातार इनिशियल 2 इयर्स तक बच्चे को चाहिए होता है। जैसे उसका खाना पीना, कपड़े पहनना, इन सब चीजों में पेरेंट्स उसकी मदद करते हैं। तो अगर आप बच्चे को इनिशियल 2 इयर्स में क्रैच में डाल देते हैं तो इसके लगाव में जो है, उसके अटैचमेंट में जो है एक बाधा उत्पन्न होती है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो जिससे बच्चे को आगे चलकर जो है वो पूरी तरह से अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है दीर्घ अवधि तक मातृ वंचिता का प्रभाव। दीर्घ अवधि तक मातृवंचिता का प्रभाव। इसका मतलब है कि अगर मदर अपने बच्चे से लॉन्ग टाइम तक दूर रहती है तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इसके बुरे प्रभाव क्या होंगे, उस सेपरेशन का बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा। तो बच्चे के अंदर उसमें क्या आएगा, आक्रामकता, यानी एंगरनेस डेवलप होगी, अपराध, डेलिंक्वेंसी डेवलप होगी, मनोरोग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और मंद बुद्धि, ऐसे बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो ये सब इस पर नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लगाव आंकड़े से लघु अवधि अलगाव का प्रभाव। सो अगर आप लगाव आंकड़े अगर थोड़े समय के लिए आप जाते हैं तो इससे बच्चे जो है मतलब थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं, लेकिन अगर थोड़े समय के लिए बच्चा थोड़ा सा रोता है तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा लंबे समय तक इस सेपरेशन को बढ़ा दिया जाए तो बच्चे में इसकी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सो इसके साथ ही बेटा ये बॉलबी की थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दी आप लोगों को। अब अगला जो हम करेंगे वो सोशलाइजेशन की थ्योरी पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप सो आज की क्लास समझ आई। बाय बाय ऑल ऑफ यू।